औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल में। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे जाएं, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द कार्बन। कार्बन की बायोलॉजी के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, इंसान के हवाले से क्या इम्पोर्टेंस है। कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बेसिक एलिमेंट है। अब वो किस लिए है? ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज कार्बन ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटल ऑफ द लाइफ। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से जो कार्बन है वो सेंट्रल पोजीशन उसको हासिल है। सेंट्रल पोजीशन में जो होता है वो मीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो चारों तरफ से काम में आ सकता है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन चार, वैलेंट मीन वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नॉन एलिमेंट्स फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ। व्हेन द कार्बन एटम्स कंबाइन विद द 4 एटम्स और रेडिकल्स, the 4 bonds are arranged symmetrically in the tetrahedron and result to give a stable configuration। जैसा कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है और कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो जब चारों तरफ से इसके साथ कोई बॉन्डिंग या कोई भी एलिमेंट अटैच होगा या कोई भी रेडिकल अटैच होगा तो इसकी जो सिमेट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी और ये टेट्राहाइड्रॉन कहलाएगा। ठीक है, टेट्राहाइड्रॉन मतलब 4 बॉन्ड वाला। एंड रिजल्ट टू गिव द स्टेबल कन्फिगरेशन, और वो स्टेबल हो जाएगा बिल्कुल। द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम मेक इट अ फेवरेबल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर। कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो इसको बिल्कुल फेवरेबल बनाती है, बिल्कुल मौजू बनाती है कि ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी बनाए। ठीक है, मीन अब एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन अटैच कर दें, उसके साथ 3 और कार्बन अटैच होंगे, इसके पिछले वाले के साथ भी 3 और कार्बन अटैच होंगे। इस तरह हम लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं इसकी। कार्बन एटम कैन आल्सो कंबाइन मैन्युअली म्यूचुअली फॉर्मिंग स्टेबल ब्रांच और द अनब्रांच चेन और द रिंग स्ट्रक्चर। द एबिलिटी ऑफ द कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वास्ट वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्म द स्केलेटल ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये हम फिगर देख लेते हैं। ये है अनब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है रिंग स्ट्रक्चर और ये है ब्रांच स्ट्रक्चर। कार्बन ये तीनों स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक है, ब्रांच सीधी चेन बनाई है, रिंग की फॉर्म में एक दूसरे के साथ ये शेयरिंग की हुई है और ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाती है। ठीक है, ऊपर ये दिया हुआ है कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स व्हेन 2 और मोर atoms complete their electron shell by sharing electron। ये कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आ गई यहाँ तक। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स व्हेन 2 और मोर एटम completes their electron। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम अपने इलेक्ट्रॉन जो शेल है वो आउटर मोस्ट शेल वो कंप्लीट कर लेता है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। When an electron pair is shared between 2 atoms, a single covalent bond results। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पे, 2 एटम इलेक्ट्रॉन पे शेयर करते हैं तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनती है। एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, एन एग्जांपल इज द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम जो H2 बनते हैं उसके दरमियान जो बॉन्ड होती है वो कोवलेंट बॉन्ड होती है। कोवलेंट बॉन्ड स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करती है अपने अंदर। ये कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन एग्जांपल है एंड उसका पर्पस क्या है कि वो एनर्जी स्टोर करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन की कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके ऊपर हेडिंग बन जाएगी कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टू कंबाइन विद द अदर एलिमेंट्स। कार्बन कंबाइन कॉमनली विद द H के साथ कार्बन होता है, O ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ। ये कॉमनली कंबाइन होते हैं, औरों के साथ भी होता है लेकिन ये कॉमनली इनके साथ होता है। मीन कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाता है, जस्ट लाइक दैट। Combination with these and the other elements contribute to the variety of
to the large variety of the organic compounds, carbon and the hydrogen bond, is the potential source of the chemical energy for the cellular activity. कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है वो क्या चीज है, वो पोटेंशियल सोर्स है केमिकल एनर्जी की वजह से। किस लिए? सेलुलर एक्टिविटीज, ताकि हम अपनी एक्टिविटीज कैरी कर सकें। कार्बन टू ऑक्सीजन एसोसिएशन इन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। अब जो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड है उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है किसके लिए? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को बनाने में, कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। Carbon combine with nitrogen in the amino acid linkage to form the peptide bond and form protein, which are very important due to diversity in the structure and the function। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो आपस में कंबाइन होता है किसके थ्रू? अमाइनो एसिड लिंकेजेस के थ्रू, और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है जिसके नतीजे में प्रोटीन बनती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये जो 3 लाइन है ना, ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? इनमें कहा हुआ है कि कार्बन और ऑक्सीजन किसके थ्रू लिंक करते हैं, वो हमें पता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये आ सकते हैं एमसीक्यूज में। कार्बन और नाइट्रोजन किसके थ्रू लिंक करते हैं? अमाइनो एसिड लिंकेज के जरिए। और कार्बन और हाइड्रोजन किसके जरिए कहते हैं? वो CH बॉन्ड के जरिए कार्बन और हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज सेलुलोज हो गया, फैट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, आर जनरली इनसोल्यूबल इन द वाटर। लार्ज जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसोल्यूबल इन वाटर है, यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। इसकी एग्जांपल दे देते हैं। फैट्स को अगर हम देख लें, फैट्स में ऑयल आ जाता है। ऑयल अगर हम देखें तो वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, हेंस दे फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, और वो सेल के स्ट्रक्चर ढांप लेते हैं, सेल के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। दे ऑल्सो सर्व एज स्टोरेज फॉर द स्मॉलर मॉलिक्यूल, और ये किस लिए यूज होते हैं? ये स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं किसके पास? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के लिए। किस तरह के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स? लाइक द ग्लूकोज विच इन टर्न रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। अब इसमें ग्लूकोज का भी है। ग्लूकोज का फंक्शन क्या है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी कि ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज द ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स सर्व ईदर एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। स्मॉल मॉलिक्यूल के भी हैं, ग्लूकोज के स्मॉल मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, ये भी क्या है? सोर्सेज है किसके? एनर्जी के, बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए। और एज अ सब यूनिट टू बिल्ड द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल ही मिलके क्या बनते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं। ये हमने कौन से टॉपिक में किया था? एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म में। एनाबोलिज्म में होता है स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं। ये वही बात हो रही है कि स्मॉल मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल? स्मॉल, जैसा कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, फैटी एसिड हो गए, ये मिलके क्या बनते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर सो अनस्टेबल दैट दे आर इमीडिएटली ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसा कि एटीपी मॉलिक्यूल, ये कंबाइन ही नहीं होते, ये इतने अनस्टेबल होते हैं कि ये कंबाइन होने से पहले ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्या कहते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Such substances serve as the immediate source of the energy for the source of energy for the cellular metabolism। अब जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं? इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किस लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म भी आ जाता है, एनाबॉलिज्म भी आ जाता है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी वो प्रोवाइड कैसे करेंगे? लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए स्मॉल मॉलिक्यूल में, और जो उससे एनर्जी बनेगी वो स्मॉल मॉलिक्यूल किस में जाएंगे? लार्ज मॉलिक्यूल में बन जाएंगे। सो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है? ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, अनब्रांच चेन के भी रिंग स्ट्रक्चर और ब्रांच चेन। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कॉन्टैक्ट अस, इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।